A very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing. As we already started our NOSET PYQ series, so today we will discuss NOSET PYQ series number 9. Okay, so start करते हैं हम. Okay, question number 1. Okay, क्या पूछा हुआ है देखो. सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर एक्सेप्ट. ठीक है, आपको ऑप्शन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स दिए हैं जिसमें से एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिम्टम नहीं है. ठीक है, क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है किडनी अफेक्ट होती है. ठीक है, एडिमा देखने के लिए मिलता है. इसके कुछ 3 से 4 मेन सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इट यूजुअली ऑकर्स इन द चाइल्डहुड एज. ठीक है, ये आपका पीडियाट्रिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी ऑफ द थिंग्स आर आस्किंग रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, सो देखो ऑप्शन क्या दिए हैं. एडिमा, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, प्रोटीन यूरिया एंड ओलिगोयूरिया. सी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रायड है. सबसे पहले होता है प्रोटीन यूरिया. ठीक है, यूरिन में जो है प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो जाएगा. ठीक है, अब प्रोटीन यूरिया होगा तो क्या होगा. हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. ब्लड में एल्ब्यूमिन के लेवल्स कम हो जाएंगे. हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. ठीक है, अब एल्ब्यूमिन कम हो गया है तो क्या हो जाएगा. एडिमा, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा. ठीक है, और क्या होता है. हाइपरलिपिडेमिया. फैट का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, सो एडिमा होगा यस, प्रोटीन यूरिया भी होगा यस, ऑब्वियसली ओलिगोयूरिया होगा क्योंकि एडिमा है. ठीक है, बट यस हाइपरबिलिरुबिनेमिया जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं होगा. क्लियर. सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी हाइपरबिलिरुबिनेमिया. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की. ड्रग ऑफ चॉइस in nephrotic syndrome. Then your answer will be steroids. ठीक है, और स्टीरॉइड्स में अगर एग्जाम्पल पूछा तो दैट इज प्रेडनिसोलोन की गोली देते हैं. ठीक है, ओके. एंड क्या करता है ये प्रेडनिसोलोन. इट डिक्रीजेस द प्रोटीन यूरिया. इसका जो मेन एक्शन है स्टेरॉइड्स का, दैट इज प्रेडनिसोलोन का, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज दैट इट डिक्रीजेस द प्रोटीन यूरिया. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द टाइप ऑफ इनकंटिनेंस. इनकंटिनेंस है. ठीक है, मतलब कि कंट्रोल नहीं है. अब किस चीज का इनकंटिनेंस है. इन विच देयर इज कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन. ठीक है, यूरिन इनकंटिनेंस है जिसमें क्या हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली लगातार ना बूंद बूंद जो है यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है. ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विथ यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली एंड इन स्मॉल अमाउंट. ठीक है, सी एक टाइप ऑफ इनकंटिनेंस है. इनकंटिनेंस का टाइप है जिसमें कि कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है. कॉन्स्टेंटली लगातार क्या है ना, एक एक ड्रॉप जो है वो यूरिन की एक्सक्रीट आउट हो रही है. एंड इज एसोसिएटेड विथ यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली. अब ऑब्वियसली ड्रॉप यूरिन आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. एंड इन स्मॉल अमाउंट, मतलब एक ड्रॉप गिर रहा है तो अमाउंट कम है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है, तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इनकंटिनेंस होता है. क्या ये अर्ज इनकंटिनेंस है, क्या ये फंक्शनल इनकंटिनेंस है, क्या ये स्ट्रेस इनकंटिनेंस है, या फिर ये ओवरफ्लो इनकंटिनेंस है. सी, अर्ज इनकंटिनेंस में क्या होता है. इट इज ड्यू टू अर्जेंसी. अब ये अर्जेंसी कहाँ हो सकती है. एग्जाम्पल बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में हाइपरट्रॉफी है. ठीक है, वहां ये अर्ज इनकंटिनेंस हो सकता है, अर्जेंसी की वजह से होता है. तो ये तो नहीं होता. ठीक है, देन फंक्शनल इनकंटिनेंस में क्या होता है. ब्लैडर लूजेस इट्स फंक्शनिंग कैपेसिटी. ब्लैडर के जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो लूज हो जाती है. ठीक है, ब्लैडर लूजेस इट्स फंक्शनिंग कैपेसिटी, जिसके कारण जो है यूरिन इनकंटिनेंस रहता है. तो यहाँ पे भी हमको कोई स्मॉल अमाउंट या फिर यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली नहीं दिख रही है.
स्ट्रेस इनकंटिनेंस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस कैसे होता है? इट इज बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सॉरी इट इज बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस लाइक कफिंग। किसी ने बहुत ही ओबेस पेशेंट है, वेन एवर ही और शी विल कफ, स्नीज, ठीक है, तो कैसा होगा ना, उनको यूरिन भी पास होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड ये स्पेशली किसमें मिलता है? प्रेग्नेंट लेडीज में पोस्टमार्टम में, जब उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो कंप्लीटली जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कंटिनेंस में क्या आएगा? स्ट्रेस लाइक कफिंग, sneezing, and especially weakness of just a minute. स्ट्रेस इनकंटिनेंस में क्या होता है? स्ट्रेस लाइक कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पेशली वीकनेस इन द पेल्विक फ्लोर मसल। पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग लूज कर दी है, वीक हो गए हैं, वहां पे ये स्ट्रेस इनकंटिनेंस जो है ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन होता है ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। सी ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में क्या होता है? समझो ये किडनी है, और ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। किडनी से ओवरफ्लो हुआ ब्लैडर में, एक बूंद यहाँ आया और यहाँ पे किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो, वेट आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे समझो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, समझ लो बीपीएचई है, ठीक है। तो जितना यूरिन का फ्लो होना चाहिए उतना नहीं होता है। अब क्या होगा ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में? देखो किडनी से जो है ये कंप्लीटली फुल है, ऑलरेडी जो ब्लैडर है इट इज फुल। यहाँ से जो है यूरिन, एक ड्रॉप यहाँ यूरिन का गिरा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अगेन यहाँ से क्या होगा? एक ड्रॉप जो है यूरिन पास होगा। कहने का मतलब ऐसा है, जैसे जैसे एक एक ड्रॉप से ब्लैडर ओवरफ्लो, ऑलरेडी ओवरफ्लो ब्लैडर है, जैसे ही उस ओवरफ्लो ब्लैडर में और यूरिन आएगा, वैसे ही जो ब्लैडर है, सॉरी यूरेथ्रा है, वहां से एक एक ड्रॉप करके जो है यूरिन का एक्सक्रीशन होगा, उसे हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। और वही हमारी कंडीशन है, दैट इज द टाइप ऑफ इनकंटिनेंस। ओवरफ्लो कंटिनेंस एक ऐसा इनकंटिनेंस का टाइप है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। क्यों कॉन्स्टेंटली ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है? क्योंकि ऑलरेडी वो एक ओवरफ्लो ब्लैडर है, और उसमें जैसे ही ड्रॉप गिरेगा किडनी से, वैसे ही वो एक ड्रॉप जो है उस, जहाँ पे उसकी ऑलरेडी जो हाइपरप्लेजिया है, बीपीएच है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है किसी वजह से, तो यूरेथ्रा से जो है एक ही ड्रॉप जो है वो यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। एक ड्रॉप उस ओवरफ्लो में यूरिन आएगा और एक ड्रॉप जो है कॉन्स्टेंटली ड्रिबलिंग होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और स्मॉल अमाउंट में जो है यूरिन एक्सक्रीशन भी रहेगा। तो ऐसे कंटिनेंस को क्या कहते हैं? इट इज ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। सी है इनकंटिनेंसी, बट देयर आर 4 टाइप्स। एक होता है अर्ज इनकंटिनेंस, सेकंड इज फंक्शनल इनकंटिनेंस, थर्ड इज स्ट्रेस इनकंटिनेंस एंड फोर्थ इज ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। All of the following medications are used in heart failure except options are digoxin, enalapril, heparin sodium and dopamine. See what happens in heart failure. हार्ट फेलियर में क्या होता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं या फिर हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, ठीक है। हार्ट के जो फंक्शंस है, क्या मेन फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, पंपिंग एक्शन जो है मेन फंक्शन होता है हार्ट का। अब हार्ट अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है। उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होनी चाहिए, इट लूजेस इट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो हम कैसे ड्रग देंगे? जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करे, उसके पंपिंग एक्शन को इम्प्रूव करे, ठीक है, और हार्ट पे जो लोड बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सके, ऐसे मेडिसिन देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, डिगॉक्सिन क्या है?
Yes, digoxin is a positive inotrope. ठीक है, digoxin एक positive inotrope है, ठीक है, and it is the drug of choice. It is a drug of choice of congestive heart failure or heart failure. Why? Because it increases cardiac contractility. डिगॉक्सिन इज ऑलवेज अ ड्रग ऑफ चॉइस, तो ये तो एक्सेप्ट में नहीं आता, डिगॉक्सिन तो हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देना ही है, ठीक है। देन सेकंड इज एनालिप्रिल, ये जितने भी प्रिल वाले होते हैं ना, दीज आर ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, ACE इनहिबिटर। ये ACE इनहिबिटर क्या करेंगे, इट इनहिबिट्स द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसका जो काम है उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, एंड इम्प्रूव्स द कार्डियक फंक्शन, ठीक है, इनहिबिट ACE, ठीक है, एंड इम्प्रूव्स कार्डियक फंक्शन। सो अगेन ये तो कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, तो इनैलिप्रिल भी हम देते हैं, ठीक है। देन हिपैरिन सोडियम, अब मुझे बताइए हिपैरिन का क्या है, खून को पतला करना और नए क्लॉट को फॉर्म ना होने देना, ठीक है। क्या खून को पतला करने से अगर फ्लो बढ़ गया ब्लड का तो वो तो और ज्यादा हार्ट फेलियर के पास लेके जाएगा, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा, जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या फिर जो उसका मेन फंक्शन है वो लूज आउट होने लगता है और एक बार के जाके में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या हम हिपैरिन सोडियम देंगे? नहीं, हम हिपैरिन सोडियम नहीं देंगे। नेक्स्ट इज डोपामिन। अब डोपामिन क्या है, डोपामिन अगेन इट इज अ आइनोट्रॉप, ठीक है। डोपामिन क्या करता है, इट इज अ पॉजिटिव कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एजेंट, ठीक है, ये एक पॉजिटिव कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एजेंट है। इट इंप्रूव्स द रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन इंप्रूव करेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, ठीक है। रीनल परफ्यूजन इंप्रूव होने से जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, अगर यूरिन आउटपुट बढ़ गया तो जो लोड हार्ट के ऊपर आ रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज जिसको हम कहते हैं डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, सॉरी डिक्रीज कार्डियक ओवरलोड, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सॉरी हार्ट फेलियर में जो फंक्शंस है हार्ट के उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगेन डोपामिन भी जो है वो हम दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस आर यूज्ड इन द हार्ट फेलियर एक्सेप्ट हिपैरिन सोडियम। हिपैरिन नहीं देंगे, हिपैरिन देने से अगेन जो है लोड हार्ट के ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ही फ्री फ्लो ब्लड जो है वो वहां पे होगा, ठीक है, इसलिए हिपैरिन सोडियम नहीं देंगे। सेकेंड थिंग, जो हिपैरिन सोडियम है ये हम एंटी कोएगुलेंट के तौर पे जो है वो देते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन थ्रोम्बोसिस कंडीशन। सो डिगॉक्सिन, एनालिप्रिल एंड डोपामिन, these all are the agents which increases the cardiac function, which improves the cardiac function, which improves the cardiac contractility. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, ओके, मतलब यूट्रस को भी देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब को भी देख सकते हैं, मतलब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कैन डायग्नोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी से आप सारी चीजों को डायग्नोज करते हैं किसी एक को छोड़ के, दैट इज एंडोमेट्रियल पॉलिप, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, सब सीरोसल फाइब्रॉइड और सब सीरस फाइब्रॉइड, या फिर यूटेराइन सेप्टम। यस, कौन सा ऐसा कंडीशन है जो आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे? सी, व्हाट इज हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी? इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें कि आप कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो है वो डालेंगे फ्रॉम यूट्रस, ठीक है। यूट्रस से वो कहाँ तक है, थ्रू द वजाइना यू विल इंसर्ट द कॉन्ट्रास्ट मीडियम एंड दैट कॉन्ट्रास्ट मीडियम विल गो टू द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में जब जाएंगे तो आपको जिस भी चीज के लिए डायग्नोस करना है यू कैन डू, बट कहाँ, इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। ओके, एंडोमेट्रियल पॉलिप ये कहाँ होगा, समझो, ये यूट्रस है, ये उसकी यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। हम सिर्फ इंटरनल देख सकते हैं, ठीक है, ये छोड़ दो। एंडोमेट्रियल पॉलिप, जो एंडोमेट्रियम लेयर, 3 लेयर होती है, ठीक है।
ये मैंने 3 लेयर बना दी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंडोमेट्रियम लेयर में क्या हो गया है, पॉलिप्स आ गए, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम पॉलिप जो आप हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी से देख सकोगे, यस अगर आपने कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंसर्ट किया है यूट्रस में तो यू कैन डायग्नोज एंडोमेट्रियल पॉलिप बिकॉज एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो आप यूट्रस के अंदर के पार्ट जो है वो देख सकते हैं, अगर अंदर के पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो दैट यू कैन डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी, ठीक है। सब म्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक है, जैसे कि ये यूट्रस की जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो सब म्यूकोजा है यहाँ पे फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, ठीक है, इस तरीके से फाइब्रॉइड्स एक बल्जिंग चीज हो गई, यस इट इज एन इंटरनल, यू कैन डायग्नोज। देन सब सिरोसा, सब सिरोसा कहाँ होगा, ये देखो यहाँ पे जो आउटर लेयर यूट्रस के बाहर जो है सब सिरोसल फाइब्रॉइड जो है वो होते हैं, ठीक है, बल्जिंग ऑर्गन आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, आउटसाइड द लेयर ऑफ द यूट्रस। सो सब सिरोसल फाइब्रॉइड आप डायग्नोज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड द यूट्रस। यूटेराइन सेप्टम, ठीक है, ये जो यूट्राइन कैविटी कहीं इसके बीच में कोई सेप्टम तो नहीं है, ये आप हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी से देख सकते हो, यस यू कैन, बट सब सिरोसल फाइब्रॉइड जो है आप नहीं देख सकते बिकॉज इट इज आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, आउटसाइड द यूट्रस। हम हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी से सिर्फ वही चीजों को डायग्नोज कर सकते हैं जो कि यूट्रस के अंदर है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, नॉट फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के बाहर। सी सो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, करेक्ट आंसर सब सिरोसल फाइब्रॉइड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट, कौन से ऐसे मेडिसिन है जो डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड करने चाहिए, थियोफाइलिन, टेरब्यूटालिन, प्रोप्रेनोलॉल या फिर सैलब्यूटामॉल। यस, कौन सा ऐसा ड्रग है जो हमको डायबिटिक पेशेंट में नहीं देना है। ऑलवेज रिमेंबर बीटा ब्लॉकर्स आर contraindicated in diabetic patient। अब ये बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं, दैट इज प्रोप्रेनोलॉल। सो योर करेक्ट आंसर विल बी प्रोप्रेनोलॉल। हम प्रोप्रेनोलॉल जो है कभी भी डायबिटिक पेशेंट में नहीं देंगे। अब पूछेंगे मैडम क्यों नहीं देंगे, राइट डाउन। प्रोप्रेनोलॉल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है, एक तो हम डायबिटीज मेलाइटस में नहीं देते हैं, स्पेशली टाइप 2 में नहीं देते हैं, ठीक है, एंड अस्थमा के कंडीशन में भी ये प्रोप्रेनोलॉल, ये बीटा ब्लॉकर जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। डायबिटीज मेलाइटस में क्यों नहीं देंगे, बिकॉज बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं ना, जो सिम्टम्स है हाइपोग्लाइसेमिया के उसको हाइड कर देंगे, हमें ये पता ही नहीं चलने देंगे कि हम हाइपरग्लाइसेमिया के लिए, सी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, मतलब क्या है उसके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, आप उनको इंसुलिन दे रहे हैं या फिर एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट साथ में आप उनको बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे हैं। बीटा ब्लॉकर देने से कि वो पेशेंट कहीं हाइपोग्लाइसेमिक में तो नहीं जा रहा है, कहीं उसको हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीजें जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स दिया तो इट विल हाइड द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया लाइक ट्रेमर्स, डायफोरेसिस, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें जो है ये हाइड हो जाएगी, नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हम नहीं देते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं इन डायबिटिक पेशेंट। राइट डाउन, बिकॉज कैन हाइड द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, एग्जाम्पल ट्रेमर्स, मतलब कि सिम्टम्स वगैरह आएगा ही नहीं लेकिन पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा चुका होगा। ऑलरेडी एक हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को आप अगेन फिर से बिफोर लंच या बिफोर डिनर जो है इंसुलिन दे दोगे तो वो पेशेंट को कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। दैट्स वाई हम प्रोप्रेनोलॉल जो है नहीं देंगे, दैट इज बीटा ब्लॉकर जो है वो डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड करेंगे, ठीक है। ट्रेमर्स हो गया, पर्स्पिरेशन दैट इज डायफोरेसिस या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग जो है, ये सारी कंडीशंस को वो हाइड कर देगा। अस्थमा में क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज इट प्रेसिपिटेट द अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक को बढ़ाता है, इट clear, beta blockers are always contraindicated in the diabetic patients as well as asthma, ठीक है। और कौन सा है इसका एग्जांपल, प्रोप्रेनोलॉल, जिसमें भी ये इस तरीके से लॉल आता होगा ना, then all are beta blockers।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mother of a 6-year-old who has type 1 डायबिटीज, ठीक है, 6 साल का बच्चा है, ठीक है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, कॉल्स अ क्लिनिकल नर्स, ठीक है, एक 6 साल के बच्चे की मम्मी ने नर्स को कॉल किया है जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, एंड टेल्स द नर्स दैट द चाइल्ड हैज बीन सिक, वो बता रही है नर्स को कि जो मेरा बच्चा है वो सिक हो गया है, ठीक है, द मदर रिपोर्ट्स दैट शी चेक्ड द चाइल्ड्स यूरिन एंड इट शोड पॉजिटिव कीटोन्स, द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द मदर टू सी, एक 6 साल का बच्चा है, उसकी मदर एक क्लिनिकल नर्स को कॉल करके बोल रही कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है और उसको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, ठीक है, मैंने घर में ही उसका यूरिन कीटोन टेस्ट चेक किया है, ठीक है, यूरिन में जो कीटोन की स्टिक्स होती है उसको डिप किया है, यूरिन कीटोन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, मतलब उसके यूरिन में जो है कीटोन्स प्रेजेंट है। सो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी मदर को ऐसे कंडीशन में? सी, ये कौन सी कंडीशन बता रहा है? इट इज DKA, दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, उस बच्चे को क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में सबसे पहले क्या होगा? ब्रेथलेसनेस होगा, और जो डायबिटिक लेवल है, आप इनफैक्ट शुगर लेवल से अगर आप चेक भी करोगे तो इट विल शोज हाई, ठीक है, आपके ग्लूकोमीटर में इट विल शोज हाई ओनली, रीडिंग भी नहीं दिखाते, इतना ज्यादा जो है वो रीडिंग रहता है, ठीक है, तो वो मदर पूछ रही है कि मैं क्या करूं, वो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी मदर को कि कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली, आप क्लिनिक में बहुत जल्दी से जल्दी आ जाओ, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का जो नेक्स्ट डोज है वो होल्ड कर दो, नहीं, इंसुलिन कभी होल्ड करने नहीं कहेंगे, बिकॉज इंसुलिन देना है ताकि शुगर कम हो जाए, ठीक है, तो होल्ड नहीं करेंगे। देन एडमिनिस्टर एडिशनल डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन का जो डोज है वो बढ़ा देंगे, एडिशनल दे देंगे। एनकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड्स, चाइल्ड को एनकरेज करना है कैलोरी फ्री लिक्विड्स देने के लिए। सी, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक तो गया, 3 ऑप्शन में से वो नर्स एज अ प्रायोरिटी बेसिस, जिसमें कि जिस बच्चे को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, वी कैन प्रेडिक्ट कि उस बच्चे को ब्रेथलेसनेस भी हो रहा होगा, क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में ऐसा होता है। सो व्हाट एज अ नर्स यू विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट और इंस्ट्रक्ट द मदर टू डू? सी, हियर वी विल इंस्ट्रक्ट टू एनकरेज चाइल्ड टू ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स लेने के लिए बोलेंगे जो कि कैलोरी फ्री हो, जिसमें शुगर कंटेंट नहीं हो, ठीक है। सो क्या करेंगे हम? फ्लूइड इंक्रीज करना पड़ता है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आता है फ्लूइड इंक्रीज, ताकि यूरिन के थ्रू ये जो कीटोन्स है, ये जो कीटोन्स है, एसिडोसिस है, ये सारा चीज जो है वॉश आउट हो जाए, इसीलिए हम सबसे पहले फ्लूइड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्यों कैलोरी फ्री देंगे? बिकॉज इट इज द पेशेंट इज ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया, और कौन सा देंगे? दैट इज 0.9% NS जो है वो आप देंगे, ठीक है। एंड सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है आपका रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी पे आएगा गिव रेगुलर इंसुलिन। सबसे पहले फ्लूइड इंक्रीज करना है, ठीक है, फ्लूइड दोगे तो जितना भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कीटोन बॉडीज है वो वॉश आउट होनी चाहिए, इसीलिए जो है हमको फ्लूइड जो है वो देना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs should not be used in the renal failure? ठीक है, रीनल फेलियर की कंडीशन में कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो आप नहीं दोगे? स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसमाइड, सोडा बाइकार, क्लोरथाइजाइड। सी, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसमाइड एंड क्लोरथाइजाइड, दिस ऑल आर डायूरेटिक्स, ठीक है, सोडा बाइकार हम नहीं देते, ठीक। अब रीनल फेलियर है, रीनल फेल हो चुकी है, ठीक है, किडनी फेल हो चुकी है, किडनी के जो फंक्शंस है वो कंप्लीटली इट हैज बीन फेल्ड, ठीक है। जब किडनी फेल हो गई है तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो सबसे ज्यादा होगा, और जब किडनी फेल होती है तो रिटेंशन ऑफ पोटेशियम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइपरकैलेमिया मिलता है। इन रीनल फेलियर वी गेट हाइपरकैलेमिया, ठीक है, पोटेशियम लेवल्स बहुत ज्यादा रेज दिखेंगे। तो आप ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो रीनल फेलियर में अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे? सी, फ्यूरोसमाइड भी डायूरेटिक है, क्लोरथाइजाइड भी डायूरेटिक है, बट ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये कौन सा टाइप ऑफ डायूरेटिक है? राइट, इट इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स,
अब मुझे बताओ, अगर स्पाइरोलेक्ट्रॉन पोटेशियम डायूरेटिक्स है, ये हम किसके ट्रीटमेंट में देते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, कि कार्डियक ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, यूरिन से जो है, सॉरी, फ्लूइड तो एक्सक्रीट आउट होना चाहिए फ्रॉम द यूरिन, सॉरी फ्रॉम द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बट पोटेशियम रहना चाहिए, बिकॉज पोटेशियम जो है वो हार्ट को कंट्रैक्टिलिटी के लिए और हार्ट की मेंटेनेंस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर स्पाइरोलेक्ट्रॉन क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक मतलब क्या है? यूरिन तो बाहर निकलेगा, ठीक है, फ्लूइड तो बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बट पोटेशियम जो है वो बॉडी के अंदर रहेगा। स्पाइरोलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिटेंशन ऑफ प्रोटीन, सॉरी, रिटेंशन ऑफ पोटेशियम। सो स्पाइरोलेक्ट्रॉन ऑलवेज कॉजेस हाइपरकैलेमिया। अब मुझे बताओ, किडनी फेलियर में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया रहता है, ठीक है, और आपने ऊपर से स्पाइरोलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो और ज्यादा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा और उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए जो स्पाइरोलेक्ट्रॉन है वो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्लियर? स्पाइरोलेक्ट्रॉन विल बी अवॉइडेड। फ्यूरोसमाइड दोगे आप एक सादा डायूरेटिक, क्योंकि इस डायूरेटिक में ऐसा है कि यूरिन जो है, सॉरी, फ्लूइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जाएगा, बट उसके साथ साथ पोटेशियम भी जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे। पोटेशियम बॉडी में स्टोर्ड अप नहीं होंगे, पोटेशियम बॉडी में रिटेन नहीं रहेंगे। सेम क्लोरथाइजाइड में भी होगा, बट स्पाइरोलेक्ट्रॉन क्या है? पोटेशियम स्टोराइड डायूरेटिक है, ठीक है, वो पोटेशियम को बॉडी में स्टोर करेगा, ठीक है। अगर वो बॉडी में रिटेन हुआ तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, किडनी तो ऑलरेडी फेल थी ही, अब हार्ट में जो है वहां पे भी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्पाइरोलेक्ट्रॉन जो है वी नीड टू अवॉइड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग इज, यस, स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग हम किस में यूज करते हैं? यस, स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग किस में यूज करते हैं? इट इज यूज टू ट्रीट सच एज बर्न्स, अल्सर्स, ठीक है, यूज्ड इन बर्न्स, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रेशर अल्सर है, ऐसी सब जगह में जो है आप ये सब यूज करते हो, ठीक है। अब स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग होती क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट वी कैन से, जिसमें कि एक जगह से स्किन निकालते हैं, ठीक है, और दूसरे पार्ट पे जहाँ पे वो अल्सर था, जहाँ पे वो बर्न हो गया था, वहां पे वो ग्राफ्ट लगाएंगे, ठीक है। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग मीन्स क्या है? एक स्किन लोकेशन ऑफ स्किन से बॉडी के एक पार्ट से स्किन को निकालेंगे, ठीक है, एज अ ग्राफ्ट, और वो ग्राफ्ट जो है जहाँ पे बर्न हो गया था, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रेशर अल्सर हो गया था, वहां पे वो उसको लगा देंगे, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग। तो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग में हम कौन कौन सा पार्ट स्किन का लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस, एपिडर्मिस एंड होल ऑफ द डर्मिस, एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, एंड एपिडर्मिस। Yes, yes, what you will take? Yes, it is epidermis and part of dermis. Split thickness grafting में सिर्फ और सिर्फ epidermis and part of dermis जो है वो यूज होता है. Clear? The top layer of the screen, that is epidermis, and second, that is part of dermis. Okay. Next question. Identify the level of jaundice correlates in below depicted photograph with TSB. What is TSB? It is total serum bilirubin level at 3 point as per Cramer's zone. ठीक है, ये जिस तरह एक बेबी दिया है, ठीक है, ये है एक क्रैमर्स रूल, ठीक है, ये है क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल के थ्रू जो है ना हम सीरम बिलिरुबिन लेवल्स को स्प्लिट आउट करते हैं, ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे हाइपर बिलिरुबिनेमिया है तो कितने लेवल्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे है तो कितने रहेंगे. आपको क्या पूछा है? 3 पॉइंट, ठीक है. 3 पॉइंट मतलब क्या है? लोअर ट्रंक एंड थाइस, ठीक है, लोअर ट्रंक एंड थाइस में बिलिरुबिन का जो रेंज है वो कितना रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है. 4 to 8 mg per dl, 8 to 16 mg per dl, 5 to 12 mg per dl, और 11 to 20 mg per dl. See, for this, make a chart. Give heading Cramer's index for visual assessment of jaundice. ठीक है, make a table. First write down area of the body,
write down level, then range of serum bilirubin. ये क्रैमर्स रूल का टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नो कि कौन से एरिया में कितना बिलिरुबिन लेवल रहेगा, ठीक है. एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज हेड एंड नेक, और ये कौन से लेवल में आता है, लेवल नंबर 1. और रेंज ऑफ सीरम बिलिरुबिन कितना रहता है, 4 to 8 mg/dl, ठीक है. सेकेंड आता है अपर ट्रंक, ठीक है, जिसको कह सकते हैं अबव द अम्बिलिकस, ठीक है. दैट इज लेवल नंबर 2, और ये कितना होता है, 5 to 12 mg/dl, ठीक है. देन थर्ड, इट इज लोअर ट्रंक एंड थाइज. इन शॉर्ट वी कैन से बिलो अम्बिलिकस. ये है लेवल नंबर 3 जो हमसे पूछा गया, तो ये कितना होता है, 8 to 16 mg/dl, ठीक है. ओके, नेक्स्ट लिखो आर्म्स एंड लोअर लेग. आर्म्स एंड लोअर लेग जो आते हैं लेवल नंबर 4 में, दैट इज 11 to 18 mg/dl, ठीक है. देन लास्ट आता है पाम्स एंड सोल्स, ठीक है, लेवल नंबर 5, दैट इज मोर देन 18 mg/dl, ठीक है. अगेन आई एम सेइंग क्रैमर्स इंडेक्स फॉर द विजुअल असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस. आपको जॉन्डिस के लिए असेसमेंट करना है तो क्रैमर्स रूल यूज किया जाता है, ठीक है. बेबी के बॉडी पार्ट्स को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में डिवाइड किया जाता है. लेवल 1 में आता है हेड एंड नेक, ठीक है, सर और गर्दन आएगी. रेंज कितना रहता है, 4 to 8 mg/dl, ठीक है. लेवल नंबर 2 में क्या रहता है, अपर ट्रंक. अपर ट्रंक मतलब क्या कह सकते हैं, अबव द अम्बिलिकस का एरिया, ठीक है. यू कैन सी हियर, ये 1 हमने देखा. नाउ वी आर सीइंग दिस अपर ट्रंक, ठीक है, अबव द अम्बिलिकस का जो एरिया है, दिस इज व्हाट, 5 to 12 mg/dl. देन आता है लोअर ट्रंक एंड थाइज बिलो द अम्बिलिकस, दैट इज हमारा ये 3, ये कितना आता है, 8 to 16 mg/dl, ठीक है. नेक्स्ट इज आर्म्स एंड लोअर लेग्स, दैट इज लेवल नंबर 4, इट इज 11 to 18. देखो आर्म्स एंड लेग्स बोला, 4 and 5, सॉरी ओनली 4 वी नीड टू सी, ठीक है. आर्म्स एंड लेग्स ये कितना होता है, इट इज 11 to 18. और अगर 5th लेवल पे हम बात करते हैं जिसमें आता है ये पाम, ठीक है, और ये सोल्स, तो ये कितना होता है, इट इज मोर देन 18 mg/dl, ठीक है. So at 3 point, how much the level of bilirubin or range of serum bilirubin will be? Yes, it is 8 to 16 mg/dl. क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 8 to 16 mg/dl. क्लियर है? ओके. So last question. All of the following actions are true related to bed sore except. सारे ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है रिलेटेड टू बेड सोर. व्हाट इज बेड सोर? इट इज प्रेशर अल्सर, प्रेशर इंजरी जिसको कहते हैं, ठीक है. एक्सेप्ट अर्ली बेड सोर कैन ट्रीट विद केयर. अर्ली बेड सोर जो है वो आप केयर के साथ ट्रीट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेड सोर इज सेक्रम, यस. ऑल द बोनी प्रोमिनेंसेस, जो भी बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं वो मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर द बेड सोर, यस. एयर मेट्रेसेस कैन नॉट रिड्यूस द चांसेस ऑफ बेड सोर्स. अगर आपने एयर मेट्रेस दिया, ठीक है, सो वो बेड सोर होने के चांसेस को रिड्यूस नहीं करती है, ठीक है. देन लास्ट क्या दिया है, चेंज द क्लाइंट पोजीशन एवरी 2 आवर्ली. यस, इफ आपके पास एक हॉस्पिटलाइज पेशेंट आया है या फिर एक बेड रिडन पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, दिस इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू चेंज द क्लाइंट पोजीशन एवरी 2 आवर्ली. प्रेशर सोर में सबसे बेस्ट पॉइंट यही आता है कि यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट एवरी 2 आवर्ली, ठीक है. तो यस, अर्ली बेड सोर कैन ट्रीट विद द केयर, यस. मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बेड सोर इज sacrum, yes. All the bony prominences, change the client position every 2 hourly, yes. But air mattresses reduces the chance of bed sore.
एयर मैट्रेस लगाते ही क्यों है? अगर बेड सोर हो गया है या फिर पहले से पता है कि पेशेंट बेड रिडन है, अनकॉन्शियस है, तो हम एयर मैट्रेस लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? कि बेड सोर के चांसेस को हम कम कर सकें। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट एयर मैट्रेस कैन नॉट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बेड सोर. Air mattresses can reduces the chances of bed sore. See, option number C will be your correct answer. ठीक है, थोड़ा स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सोर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. सी, इस तरीके से ना आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. स्टेज 1 में क्या होगा? स्किन इज अनब्रोकन एंड रेड एंड इन्फ्लेम्ड, ठीक है. इसके लिए एक और वर्ड है दैट इज नॉन ब्लांचेबल. हम बोलते हैं ना पिच नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन ब्लांचेबल, ठीक है. एंड एरिथेमा जो है वो रहेगा, ठीक है. एरिथेमा किसको हम बोल रहे हैं? दैट इज रेड एंड इन्फ्लेम्ड, ठीक है, एंड इट इज वेरी पेनफुल. अनटिल एंड अनलेस पेशेंट इज डायबिटिक, और डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट नहीं है तो पेशेंट को वेरी पेनफुल रहेगा, नॉन ब्लांचिंग एरिथेमा, ठीक है. स्टेज नंबर 2 में क्या होगा? ब्रोकन ऑन द टॉप लेयर ऑफ द स्किन. जो एपिडर्मिस लेयर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, या फिर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस जो है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है. पार्शियल थिकनेस होता है यहाँ पे. कैसा होता है? पार्शियल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस. स्टेज 2 में स्किन इज ब्रोकन ऑन द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है. जो टॉप लेयर है दैट इज एपिडर्मिस और डर्मिस का जो पार्शियल थिकनेस है वो ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है. क्लियर? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन दैट इज ओपन और रप्चर्ड इन स्टेज 2. इन स्टेज 2 एक सेंटेंस लिख लो, ओपन और रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर आर देयर, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली एम्स 2019 में, ठीक है. अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टेज 2 में ओपन और रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर्स कहाँ दिखते हैं? स्टेज 2 में. ये याद रखना, कहने का मतलब ये है ब्लिस्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है. ब्लिस्टर्स कहाँ दिखते हैं? स्टेज 2 में. देन आता है स्टेज 3. स्टेज 3 में क्या होता है? फुल थिकनेस अल्सर इंजुरी एक्सटेंड्स डाउन टू द टिश्यूज अंडर द स्किन. स्किन के अंदर तक के जो है टिश्यूज तक के जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. फुल थिकनेस अल्सरेशन होता है, ठीक है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुल थिकनेस अल्सरेशन. और स्टेज 3 में क्या होगा? इन द स्टेज 3 बोन, टेंडन एंड मसल्स आर नॉट एक्सपोज्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोन, टेंडेंस, मसल्स नॉट एक्सपोज्ड, नहीं होते हैं एक्सपोज इन थर्ड स्टेज में, ठीक है. एंड थर्ड स्टेज में मे रिक्वायर ग्राफ्ट. ग्राफ्ट करने की जरूरत यहाँ पे हमको पड़ सकती है इन द स्टेज नंबर 3. देन है स्टेज नंबर 4. स्टेज नंबर 4 क्या है? एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होता है विद इन्वॉल्व और एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ स्किन एंड टिश्यू, एक्सपोज्ड बोन, कार्टिलेज और टेंडन, सारी चीजें जो है वो एक्सपोज रहेगी एक्सटेंसिवली. बहुत डीप तक के जो है टिश्यूज डैमेज होंगे, बोन तक के जो है वो आपको दिखाई देगी. इतना स्टेज 4 में जो है प्रेशर इंजरी होती है, ठीक है. एंड नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो जाती है जिसके कारण पेन एब्सेंट होता है. अगर पूछा कि पेन इज एब्सेंट इन विच स्टेज ऑफ द प्रेशर अल्सर, इट इज स्टेज नंबर 4, ठीक है. नर्व एंडिंग डैमेज, दैट्स व्हाई पेन इज एब्सेंट. पेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है. देन एक होता है अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर, ठीक है. अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर में क्या होता है? फुल थिकनेस टाइप होता है, कवर्ड बाय एस्कार एंड स्लव, ठीक है. राइट डाउन अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर. What happens in unstageable pressure ulcer? In this, eschar and slough are present, ठीक है. एस्कार एंड स्लफ कौन सी स्टेज में दिखता है? अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर में. क्लियर?
सो प्रेशर इंजुरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, प्रेशर इंजुरी भी कहते हैं, बेड सोर भी कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू प्रेशर अल्सर इज अर्ली बेड सोर है, दैट इज स्टेज 1 है, यू कैन ट्रीट विद द केयर. ठीक है. मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बेड सोर इज सक्रम, दैट इज ऑल द बोनी प्रोमिनेंसेस. देन चेंज द क्लाइंट पोजीशन एवरी 2 आवर्ली. 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करना ही है. बहुत सारे बोनी प्रोमिनेंसेस है, उनका प्रेशर स्किन पे इतना नहीं पड़ना चाहिए कि वहां पे प्रेशर सोर हो जाए. ठीक है. देन स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड वन मोर इज अनस्टेजेबल, जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते कि कौन सी स्टेज में है. उसमें एस्कार और स्लफ प्रेजेंट रहता है, इससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है. एक ही ऐसी स्टेज है जिसमें कि पेन एब्सेंट रहता है, जिसमें नर्व एंडिंग डैमेज हो जाती है, दैट इज स्टेज नंबर 4. ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं एंड बाय सिंगल लाइनर भी पूछते हैं या फिर सिनारियो बेस्ड भी पूछते हैं. ठीक है. सो रिलेटेड टू प्रेशर इंजुरी यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. ओके. सो थैंक यू everybody. I hope this video will be helpful for all of you.